नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आगे कक्षा में बढ़ते हैं और आगे की स्थिति को हम देखते हैं। हम संज्ञाएं पढ़ रहे थे और संज्ञाओं के अंतर्गत हमने इत संज्ञा कंप्लीट कर ली। इत संज्ञा के बारे में हमने जानकारी ले ली संपूर्ण। इत संज्ञा के अंतर्गत हमने 6 सूत्र देखे। 6 सूत्रों के अंतर्गत हमने पूरी चर्चाएं की हैं कि इत संज्ञा किस प्रकार की जाती है। ये 6 सूत्र देखे थे, जिसमें से आपने हलंत्यम देखा, आपने उपदेशे अजनुनासिक देखा, उपदेशे अजनुनासिक इत ये सूत्र देखा, आपने आदिरी टू डबह देखा, आदिरी टू डबह डवह, आपने देखा शह प्रत्ययस्य, शह प्रत्ययस्य, आपने देखा मित्रों लशक व तद्धिते, और एक आपने देखा चुटु। ये आपने 6 सूत्र देखे। इन 6 सूत्रों के बारे में हमने चर्चाएं की और इन 6 सूत्रों से एग्जामिनर कोई भी प्रश्न पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं। 6 के बारे में हमने पूरे डीपली स्टडी की है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे एक संज्ञा आती है जिसका नाम है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा क्या है, आओ इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। संहिता संज्ञा, इत संज्ञा के बाद में 2 नंबर जो संज्ञा है वो संहिता संज्ञा है। इसका सूत्र दे रखा है इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः, सन्निकर्षः संहिता। देखिए मित्रों, कंफ्यूज मत होना, संहिता संज्ञा अलग है और संहिता संज्ञा अलग है। संहिता अलग है, ध्यान रखना, संहिता संज्ञा अलग है, ये अलग स्थिति है, और ये संहिता संज्ञा है। दोनों में रादिन का अंतर है ना। परः सन्निकर्ष संहिता, ये क्या कहता है, परः सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञा कहलाती है। या वर्णों की अत्यंत समीपता होने पर संहिता संज्ञा मानी जाती है। मानी जाती है। बहुत ही अच्छा सूत्र है, परः सन्निकर्ष संहिता, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र करता है संहिता संज्ञा। वर्णों की अत्यंत समीपता ही क्या कहलाती है, संहिता कहलाती है। वर्णों की अत्यंत समीपता का मतलब गुरुजी देखिएगा, ये जो बात काम आएगी वो आपके कहाँ काम आने वाली है, संधि में काम आने वाली है। संधि में, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो बात काम आएगी वो कहाँ काम आएगी, संधि में काम आएगी। संधि में वर्णों की समीपता दिखाई देती है। अत्यंत समीपता दिखाई
देती हैं। देखिए मित्रों, कैसे हम इसके बारे में चर्चा करें तो देखिएगा, मैंने एक उदाहरण लिखा, मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी एक उदाहरण लिखा मित्रों। अगर आप इस मधु प्लस अरी को देखोगे तो यहां पर आपके सामने उ और यहां आपके सामने ए दिखाई देगा। ये तो रहा उ और ये रहा ए। ये दोनों आपस में क्या करने वाले हैं? संधि करने वाले हैं। उ और ए ये दोनों संधि करेंगे और ये संधि होगी यण संधि। अगर आप गौर करेंगे मित्रों तो ये संधि जो होगी वहां पर कौन संधि होगी? यण संधि होगी। और यण संधि का नियम यही है ई, उ, री और ली के बाद में स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल, ये आदेश हो जाया करते हैं। तो अगर आप देखेंगे उ और ए का योग हो रहा है, उ के बाद में स्वर दिख रहा है तो उ के स्थान पर क्या आ जाएगा? व आ जाएगा। तो ये उ और ए दोनों मिलकर किस कंडीशन में बदल जाएंगे? अगर आप देखेंगे तो उ के स्थान पर व आ गया आधा और आधे व में क्या मिल गया? इसके स्थान पर आ गया आधा व और आधे व में क्या मिल गया? ए। तो ये बन जाएगा व। ये क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। तो उ और ए अगर इसको आप बहुत जल्दी बोलें, अर्थात इनके दोनों को बोलने में आप बीच में हवा ही स्पर्श न होने दें, अर्थात अत्यंत समीपता, इन दोनों वर्णों की अत्यंत समीपता दिखाई दे, है ना, अत्यंत समीपता। कहने का तात्पर्य यही है, इन दोनों को इतना तेज बोले, इतना जल्दी बोलें कि बीच में से हवा भी स्पर्श न हो। तो ये जो स्थिति में बन के आएंगे, जैसे उ ए को मैं बोलूंगा उ ए व व व व व व व की ध्वनि स्वतः ही आने लग जाएगी। अगर आप इसको कंटिन्यूस बोलेंगे उ और ए को, तो जितनी देर बोलेंगे और तेजी से बोलेंगे तो आपको उ ए न सुनाई देकर फिर आपको सामने वाले को वह सुनाई देगा। उ ए व व व व व व व व व अर्थात वह सुनाई देगा, क्योंकि मैंने उन दोनों के बीच में से हवा भी स्पर्श नहीं होने दी, अर्थात उन दोनों को इतना समीप कर दिया कि वो किस में कन्वर्ट हो गया? वह में कन्वर्ट हो गया। ये अत्यंत समीपता, अर्थात ये उ और वह, उ और ए, ये दोनों जो स्थितियां हैं, ये दोनों जो स्थितियां हैं, इन दोनों की अर्थात उ और ए की, उ प्लस ए की आपस में कौन सी संज्ञा हुई है? सहिता संज्ञा हुई है। संहिता संज्ञा हुई है। ये संहिता संज्ञा हुई है आपस में, ध्यान रखिएगा। ये आपस में संहिता संज्ञक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात यण संधि पर ही नहीं लागू होती। जितनी भी संधि है, चाहे स्वर है, चाहे व्यंजन है, चाहे आपके विसर्ग है, अच है, चाहे हल है, चाहे आपके विसर्ग संधि है, तो उनमें सब में ये नियम लागू होता है। जहां पर भी दो वर्ण आपस में संधि कर रहे हैं तो उनमें गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उन सभी वर्णों की जहां पर दो वर्ण मिल रहे हैं वहां पर निश्चित तौर पर संहिता संज्ञा मानी जाएगी। तो संहिता संज्ञा सिंपल सी बात है। सन्निकर्ष का मतलब हो गया अत्यंत समीपता, अर्थात पर सन्निकर्ष संहिता, जो पर में सब पर के साथ अगर सन्निकर्ष होता है तो वहां पर आप लोग संहिता संज्ञा कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी बात यही थी आपके सामने कि यहां पर संहिता संज्ञा मानी जाएगी जहां पर दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे, संधि कर लेंगे। तो ये बात कहां पर लागू होती है? संधि में। संधि के जितने भी उदाहरण आएंगे वो सारे के सारे अत्यंत समीपता के साथ बनेंगे और वहां सभी वर्णों, जितने भी वर्ण आपस में जुड़ेंगे वहां पर संहिता संज्ञा हो जाएगी। तो सिंपल सा नियम है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, अगला है सहिता संज्ञा। सहिता संज्ञा क्या है? आओ देखिए। संहिता और सहिता दोनों में रात दिन का अंतर है, ध्यान रखिएगा मित्रों।
इसके लिए सूत्र बनाया गया। आदिर अंतेन सहिता, आदिर अंतेन सहिता, ये सूत्र क्या कह रहा है? अगर आप देखेंगे तो कह रहा है आदि ही अंतेन सहिता। ये सूत्र का क्या है? पदच्छेद है। आदिर अंतेन सहिता, आदिर अंतेन सहिता क्या करता है बच्चों? सहिता संज्ञा करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आदिर अंतेन सहिता सहिता संज्ञा करता है, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा भी की थी। देखिएगा आदिर अंतेन सहिता, इसके बारे में देखें तो यहां पर आदिर अंतेन सहिता, ये सूत्र क्या करता है? सहिता संज्ञा करता है। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी आप लोगों के सामने। ये कहां काम आएगा? माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में। ये माहेश्वर सूत्रों में काम आएगा, अर्थात आप इसको कह सकते हैं प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र। ये दोनों बातें ध्यान रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपके माहेश्वर सूत्रों में काम में आता है। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। हम इससे क्या बनाते हैं? प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, इससे पहले आदिर अंतेन संहिता को मैं और डिफाइन करूं। ये क्या कहना चाहता है? आदि, आदि का तात्पर्य क्या हो गया? आदि कहने का तात्पर्य इसका ये है प्रथम वर्ण। अंतेन का कहने का तात्पर्य इसका क्या है? अंतिम वर्ण। अर्थात ये सूत्र कहना चाह रहा है, एक सूत्र आता है हलंत्यम, ये क्या करता है? उपदेश अवस्था के अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा। ये हमने पढ़ रखी है बातें, इसलिए हमें समझ में आ रही है। अब ये कह रहा है देखो, आदि यानी प्रथम वर्ण, अंतेन यानी अंतिम वर्ण, और हलंत्यम सूत्र कहता है उपदेश अवस्था के अंतिम व्यंजन वर्ण की संज्ञा हो जाएगी। तो अब जो स्थिति बचेगी हलंत व्यंजन वर्ण को छोड़कर, वो सारे के सारे सहिता संज्ञक होंगे मित्रों। तो ये सूत्र कहना चाह रहा है आदि अंतेन सहिता, अंतिम वर्ण की तो व्यंजन इत संज्ञा कर देगा हलंत्यम, और वहां जो बचे प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य जितने भी वर्ण बचे, प्रथम वर्ण को साथ में लेकर अंतिम वर्ण की संज्ञा हो गई। जो वर्ण बचे उन सब की आपस में क्या हो जाएगी? सहिता संज्ञा। ये पूरे माहेश्वर 14 के 14 सूत्र हैं, उन 14 के 14 सूत्रों में काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, मैंने एक सूत्र लिखा अ ई उ ण। अगर आप देखेंगे
अ ई ऊण। यहां पर देखेंगे तो ण की तो इत् संज्ञा हो जाएगी, ण की इत् संज्ञा। अब बचे ए, ये तीनों वर्ण बचे ए ई उ, ये आपस में क्या कहलाएंगे, इनको अपन कहेंगे, इन सब की क्या हो जाएगी, सहिता संज्ञा। सहिता संज्ञा हो जाएगी, तभी जाकर प्रत्याहार निर्माण करते हैं, जो मैं समझा चुका हूं। तो यहां पर सहिता संज्ञा इनकी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे और एक उदाहरण और देखिएगा, मैंने कह दिया ह य व र ट, ह य व र ट, एक सूत्र ले लिया। इसमें देखो टैग की संज्ञा हो जाएगी, इस संज्ञा। और बचे कौन कौन से, है से लेकर रह तक, है से लेकर रह तक जितने भी वर्ण आए हैं उन सब की क्या हो जाएगी, सहिता संज्ञा। तो ये आपके सामने जो काम आते हैं वो एग्जाम्पल ये हैं। तो ये 14 के 14 सूत्रों में माना जाए, अर्थात 14 सूत्रों में अंतिम वर्णों को अपन काट दें हलंत्यम सूत्र से, तो जितने भी 14 सूत्रों में वर्ण बचते हैं उन सभी वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सहिता संज्ञा हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सहिता संज्ञा है। एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछेगा आपके सामने, देखिए एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछेगा, प्रत्याहार विधायक, प्रत्याहार विधायक सूत्र ऑप्शन दे देगा 4। अब कंफ्यूज करने के लिए वो सबसे पहले आपको पता है कौन सी संज्ञा देगा, संहिता संज्ञा देगा, संहिता संज्ञा। सूत्रम न लिखकर वो सूत्र भी दे सकता है, पर प्रत्याहार विधायक संज्ञा, प्रत्याहार विधायक संज्ञा अस्ति। अब देगा संहिता संज्ञा, दूसरा ऑप्शन देगा सहिता संज्ञा, तीसरा दे देगा सवर्ण संज्ञा, और चौथा देगा उदात्त संज्ञा। अब आपसे एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा संहिता संज्ञा होगी, सहिता संज्ञा होगी, सवर्ण संज्ञा होगी या उदात्त संज्ञा होगी। तो आपने पढ़ा है प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा था आपके सामने, आदिरंतेन संहिता, तो आदिरंतेन संहिता आपके सामने उत्तर जाएगा। तो ऐसा प्रश्न जानबूझ कर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है महाराणा प्रताप की हाथी का क्या नाम है, और पहला ऑप्शन जानबूझ कर क्या देता है, चेतक देता है। तो लगभग बच्चे चेतक कराते हैं और पूछा हाथी था और उत्तर अपन घोड़ा कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर प्रश्न पूछने का तरीका ऐसा रखता है। बहुत सारे प्रश्नों में इजी प्रश्न जितने भी होते हैं उनमें ये प्रश्न जरूर पुटअप करता है। तो संहिता संज्ञा के बारे में पूरी बात आपके समकक्ष है, आपके सामने संहिता संज्ञा क्या है उसके बारे में समकक्ष है। संधि में कौन सी लगेगी, ये संधि विधायक संज्ञा भी है, ध्यान रखना। आप इसको कह सकते हो संधि विधायक, संधि विधायक संज्ञा या सूत्र, ये बात ध्यान रखना। संधि विधायक संज्ञा या सूत्र यही है। ये बात ध्यान रखना, संधि विधायक जो संज्ञा है या सूत्र है वो पर है सन्निकर्ष संहिता है, और प्रत्याहार विधायक जो है वो पर है, वो आपके सामने आदिरंतेन संहिता है। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो संज्ञा आती है उसका नाम है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा से पहले हम पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित।
संज्ञा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या है देखिएगा। उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा। ये हो गई 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। इसका अपना सूत्र है, इसका अपना सूत्र है, इसका अपना सूत्र है। ये तीनों के तीनों स्वरों के भेद हैं या स्वरों के बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न है। ये स्वरों के क्या हैं, बाह्य प्रयत्न है। ये ध्यान रखिएगा। उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा ये कहाँ काम करते हैं, स्वरों में काम करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। उदात्त संज्ञा के लिए सूत्र आया उच्चैरुदात्तः, इसके लिए सूत्र आया निच्चैरुदात्तः, निच्चैर अनुदात्तः, और इसके लिए सूत्र आया समाहार स्वरितः, समाहार स्वरितः। ये सूत्र आया। उच्चैरुदात्तः, निच्चैरुदात्तः और समाहार स्वरितः, ये आपके सामने सूत्र आए हैं। ये क्या करते हैं, संज्ञा करते हैं साहब। उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा ये करने का काम करते हैं। देखिए आगे चले, देखिएगा। उच्चैरुदात्तः, इनके चिन्ह भी बताए गए हैं। चिन्ह क्या क्या बताए गए हैं देखिए। इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अनुदात्त का चिन्ह होता है आपके सामने ये आडी लाइन, और स्वरित की जो चिन्ह होता है वो होती है खड़ी लाइन। ये स्वरों के ऊपर लगते हैं, ध्यान रखिएगा, सर पे लगते हैं। ये आडी लाइन है, ये नीचे लगती है, ये ऊपर लगता है सर पे, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता। इनको ब्राह्मण जो हैं, पाठ पूजा करने वाले जो मंत्र दृष्टार हैं, मंत्रों को बोलने वाले हैं, वो लोग इनका उच्चारण करते हैं। अगर वेदों का पाठ किया जाता है तो वो इस स्वरों में बोलते हैं, जैसे उच्चैरुदात्तः ऊंचे स्वर में, है ना, निच्चैरुदात्तः नीचे स्वर में, और समाहार स्वरितः बराबर के स्वर में। आप यूट्यूब पर डालकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इस एक्सप्रेशन से बता रहे हैं कि मैं इस उदात्त स्वर में बोल रहा हूं। अब आपके सामने नीचे कर रहे हैं हाथ, इसका मतलब अनुदात्त स्वर में बोल रहा हूं, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब वो कौन से स्वर में बोल रहे हैं, आपके समाहार स्वरित स्वर में बोल रहे हैं। इनके ये चिन्ह होते हैं, इनके कारण वो बोल पाते हैं। इनको आराम से जो भी मंत्र है उनको इन लहजे से बोला जाता है, तब जाकर ये संज्ञाएं होती हैं। तो एग्जामिनर सीधा सा प्रश्न पूछेगा उच्चैरुदात्तः, निच्चैरुदात्तः, समाहार स्वरितः। यहां से जो प्रश्न बनता है वो एक ही प्रश्न बनता है, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र, अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र और स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र। और दूसरा बना सकता है चिन्ह से, तो चिन्ह पूछ सकता है कौन सा चिन्ह किस संज्ञा का चिन्ह है, उदात्त संज्ञा का कौन सा, अनुदात्त संज्ञा कौन सा, स्वरित। तो उदात्त का तो कोई स्वर होता नहीं है, तो या तो अनुदात्त का होगा, या चिन्ह होगा अनुदात्त का होगा, या स्वरित संज्ञा का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके समकक्ष एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञा यहां पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में इसी में एक नोट की बात और बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, उदात्त और अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद।
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद बताए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इनके दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक तो है अनुनासिक, एक है अननुनासिक, जिसको निरअनुनासिक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दो भेद हैं, अनुनासिक या अनअनुनासिक या निरअनुनासिक, ये दो भेद भी बतलाए गए हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के। तो ये आपके समकक्ष आती है। अनुनासिक के लिए ध्यान रखिएगा, एक सूत्र आता है मुख नासिका वचनानुनासिका है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। मुख और नासिका की सहायता से जो बोला जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक के लिए, ध्यान रखिएगा। अनुनासिक के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार मुख नासिका, मुख और नासिका दोनों से उच्चारण होते हैं, जैसे स्वर है ये जो है वो मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोला जाता है। ये चंद्र बिंदु लग गई तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अनुनासिक स्थिति बनती है। तो अननुनासिक बिना आपके नासिका के, अर्थात इसको मैं कह सकता हूं बिना नासिका के, अर्थात केवल मुख से, मुख से, जैसे उदाहरण के तौर पर ए, सिंपल सा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आपके सामने अनुनासिक और अननुनासिक या निरनुनासिक की आती है। अगर एग्जामिनर पूछ ले अनुनासिक क्या है तो मुख नासिका वचनानुनासिक है, मुख और नासिका की सहायता से, मुख प्लस नासिका। इतनी सी बात याद रखनी, ये पूछेगा नहीं, यहां इतना डीपली नहीं जाएगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेदों में नहीं जाएगा। तो भी आप ध्यान रखिएगा न अनुनासिक और अननुनासिक, निरनुनासिक क्या है तो मुख नासिका वचनानुनासिक है। मुख और नासिका के जो वचन हैं बोले गए हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। तो ये मुख नासिका, मुख और नासिका, नासिका आपको पता है पंचम वर्ण है, तो ये चंद्र बिंदु इसको इंडिकेट करेगी। अननुनासिक, निरनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु को छोड़कर, नासिका को छोड़कर केवल मुख से जो उच्चारण होगा वो आपका अननुनासिक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं सवर्ण संज्ञा पर। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा आपके सामने 7वां भेद है। संज्ञा तो बहुत सारी हैं पर आपके दी हुई इतनी है। सवर्ण संज्ञा क्या कहती है देखिएगा, सवर्ण संज्ञा के लिए सूत्र लिख रखा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र क्या कहता है? ये सिंपल सी बात अपनी बताता है। इसको कहूं तो तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। विधायक सूत्र है, ये सवर्ण संज्ञा करता है। अब किसकी सवर्ण संज्ञा करता है? ये कहता है तालु आदि। तालु आदि कहने का तात्पर्य इसका उच्चारण स्थान है। ये तालु आदि है। तालु आदि कहने का इसका मतलब है उच्चारण स्थान है। और प्रयत्नम, इनका जो प्रयत्न है,
प्रयत्न जो है, कौन सा प्रयत्न बता रहे हैं? ये प्रयत्न बता रहे हैं आभ्यंतर। आभ्यंतर। तालु आदि उच्चारण स्थान, प्रयत्न आभ्यंतर जिन वर्णों के समान हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। देखो, इसने कहा तालु आदि जितने भी उच्चारण स्थान हैं प्लस उन उच्चारण स्थान, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और जिस वर्ण का प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, दोनों समान कंडीशन में आ जाए तो ऐसी स्थिति में वहां पर उनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र ये कहना चाहता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, देखिएगा यहां पर एक बात और भी है, नोट। एक सूत्र आता है ना झलो। ना झलो सूत्र एक आता है, वो कहता है व्यंजन प्लस स्वर आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं माने जाएंगे। नहीं माने जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है व्यंजन स्वर आपस में स्वर्ण संज्ञक नहीं माने जाएंगे, ना झलो सूत्र आकर कहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया ई और ई। अगर मैं देखूं तो इस ई का जो उच्चारण स्थल है वो है तालु, और इस ई का जो उच्चारण स्थल है वो भी तालु है। ठीक। अगर मैं देखूं इनका अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो है विवृत, और इसका भी क्या है? विवृत। ये तो रहा उच्चारण और ये रहा आभ्यंतर। ये तो रहा उच्चारण और ये रहा आभ्यंतर। ये दोनों समान है बच्चों, समान है, इसलिए इनकी आपस में क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा। इनकी आपस में क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये बात आपको बताना चाह रहा है। ई और ई आपस में क्या है? सवर्ण संज्ञक है। अब ये ना झलो सूत्र क्या कह रहा है? ना झलो सूत्र कह रहा है, जैसे अगर आप देखें, मैंने कहा ई और च। अब ई और च को अगर आप देखेंगे, ई और च, यहां पर इसका उच्चारण स्थल है तालु, और यहां पर उच्चारण स्थल है तालु। यहां पर अगर आप देखेंगे इसका है विवृत और इसका है समृत। समृत नहीं, इसका है स्पृष्ट। स्पृष्ट। तो अगर आप देखेंगे ये आपस में समान है ही नहीं, अर्थात सवर्ण संज्ञा नहीं हुई।
तो इसने पहले ही आपको एक बात बता दी कि व्यंजन स्वर आपस में कभी भी स्वर्ण संज्ञक नहीं माने जाएंगे, तो इस बात को याद कर लो, नहीं यहां देख लो मिलाकर, तो आपका दिमाग स्वतः ही बोल देगा कि हाँ साहब इनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। नोट में एक बात ध्यान हो रखिएगा, कंठोष्ठ और कंठतालु अर्थात ए, ऐ, ओ, ओ और औ, ए और ऐ, ये आपस में स्वर्ण संज्ञक नहीं होते, ये बात भी ध्यान रखना। आपस में स्वर्ण संज्ञक नहीं होते, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आप यहां पर देखेंगे, एक तो व्यंजन स्वर में आपस में स्वर्ण संज्ञक नहीं होंगे, निषेध कर दिया गया। कंठोष्ठ और कंठतालु, देखो कंठोष्ठ है ओदौ तो नाम कंठोष्टम और एदई तो नाम कंठतालु, इन दोनों को भी आपस में स्वर्ण संज्ञक नहीं माना गया है। केवल जो आपके सामने स्वर हैं कौन कौन से, इनकी देखो किस किस की स्वर्ण संज्ञा बताई गई है। ई हो गया, उ और उ, री और री, ये आपस में स्वर्ण संज्ञक है। ए और आ, आप देखेंगे तो यहां देखें औष्ठ प्लस विवृत दोनों का है। यहां देखेंगे मूर्धा प्लस विवृत, और यहां देखेंगे कंठ प्लस विवृत, ये सारे के सारे आपस में क्या हैं, सवर्ण संज्ञक हैं। सवर्ण संज्ञक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और आती है नॉट, एक वार्तिक आती है, रीलरी वर्णयो सावण्यम वाच्यम, रीलरी वर्णयो मिथ सावण्यम, ये एक वार्तिक आती है बच्चों, ये कहती है री और ली, री और ली आपस में क्या है, सवर्ण संज्ञक हैं। माने जाते हैं, इसीलिए इनके 30 भेद बताए गए हैं। अतः री व ली के 30 त्रिंशत भेद बतलाए गए हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये तो आपस में सवर्ण संज्ञक हैं सारे के सारे, ठीक। एक वार्तिक आकर कहती है रील री वर्णयोर मिथा सावण्यम वच्चम, ये कहती है रील री आपस में सवर्ण संज्ञक माने जाते हैं, तो रील री के 30 भेद बतलाए गए हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे एक तो 30 भेदों की, ये 30 भेद कौन से होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें एक बात आपको बताई थी मैंने
कौन कौन सी बताई थी? पहली बात ये बताई थी अ, ई, उ और री, इनके कितने भेद हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई थी आप लोगों को, री वर्ण के कितने भेद हैं। और तीसरी बात ये बताई थी मैंने एच अर्थात ए, ओ, आई, औ, इनके कितने कितने भेद हैं। मैंने कहा था इनके 18 भेद हैं, इनके 12 भेद हैं, जिसमें दीर्घ का अभाव पाया जाता है, दीर्घ का अभाव। और यहां पर एचामपि द्वादश भेदः, 12 भेद हैं, जिसमें ह्रस्व का अभाव पाया जाता है। हाँ मित्रों, यहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि अ, ई, उ, री के कितने भेद हैं, तो आपको बताने 18 भेद हैं। ली के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। और एच अर्थात एचामपि द्वादश 12 भेद हैं, जिसमें किसका अभाव होता है? ह्रस्व का। और लरी कभी भी क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। ऐसे कर कर भेद बनते कैसे हैं, इनकी चर्चा मैं अभी आपके सामने करता हूं। देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं भेदों की। भेद में अगर अपन देखें तो सबसे पहली स्थिति यह है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वरों के ही भेद हैं। आपको पता है इनके दो दो भेद और हैं, एक है अनुनासिक, एक है अनुनासिक, अनुनासिक, जिसको हम निरनुनासिक भी कहते हैं। ठीक, ये स्थिति है। अब आते हैं, एक भेद है ह्रस्व, एक भेद है दीर्घ, एक भेद है प्लुत। ठीक है, ह्रस्व कहने का तात्पर्य मेरा क्या है? ह्रस्व कहने से मेरा तात्पर्य है अ, ई, उ, री। दीर्घ कहने से मेरा तात्पर्य है आ, ई, उ, यहां पर देखो री नहीं लिखा, यहां पर उ, री नहीं है, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है। और यहां पर देखें आ, ई, उ, री को माना भी जाता और नहीं भी माना जाता है ना। ये बात अपन ने कर रखी है। ए, ओ, आई, औ, और इन सब के साथ एक चिन्ह लगेगा जिसका नाम है प्लुत। ये स्थितियां आपके सामने है। अब देखिए पहला भेद निकल के आता है, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। दूसरा आता है ह्रस्व उदात्त अननुनासिक। अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक पहला भेद अ, ई, उ, री, लरी का। फिर है ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, दूसरा भेद है ना। फिर आते हैं अपन ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। फिर आता है ह्रस्व
अनुदात, अनुनासिक। फिर आता है ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। फिर आता है ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, अनुनासिक सॉरी। अनुनासिक, ठीक। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये पहली स्थिति है। सेम की सेम कंडीशन यहां पर आएगी, पर अब की बार क्या आएगा? दीर्घ उदात्त अनुनासिक। फिर आएगा दीर्घ उदात्त अनुनासिक। फिर आएगा दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। फिर आएगा दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक। फिर आएगा दीर्घ स्वरित अनुनासिक। फिर आएगा दीर्घ स्वरित अनुनासिक। ये भेद भी देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इधर चलते हैं। प्लुत उदात्त अनुनासिक। दूसरा है प्लुत उदात्त अनुनासिक। अगला है प्लुत अनुदात्त अनुनासिक। फिर है प्लुत अनुदात्त अनुनासिक। फिर है प्लुत स्वरित अनुनासिक। फिर है प्लुत स्वरित अनुनासिक। देखिए मित्रों, ये जो आपके सामने भेद आए हैं वो सारे के सारे आपके पूरी बातों को कंप्लीट करते हैं। ये चाहता तो मैं सिंपल सा समझा सकता था, पर मैंने ये सारे भेद लिखे हैं बच्चों, जो आपके दिमाग में रहे, आपको क्लियर रहे आइडिया कि क्या स्थिति है, किस स्थितियों से ये 4 चीजें बनती हैं, क्यों 18 भेद हैं, क्यों 12 भेद हैं, क्यों आपके सामने 12 भेद है, किसमें दीर्घ का भाव है। अगर आप देखेंगे अ ई उ री, अ ई उ री दीर्घ और आ ई उ री, है ना। यहां पर आप देखोगे तो अ ई उ के 6 भेद तो ये अ ई उ री की बात कर रहा हूं मैं, लरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां तक बात कर रहा हूं। आप गौर करेंगे तो ये देखो, ये जो पोर्शन है यहां तक, ये जो पोर्शन है यहां तक, ये जो पोर्शन है यहां तक, ये री के भेद हैं। री ह्रस्व भी होता है, री दीर्घ भी होता है ना, री प्लुत भी होता है। तो ये ऐसे कर 6 भेद तो ये 6 भेद, ये 6 भेद, ये तो अ ई उ और री के कितने भेद हो गए? अ ई उ री के 6 6 करके 18 भेद हो गए। 6 6 और 6, ये कितने भेद हो गए? 18 भेद हो गए। इस प्रकार से काउंट किया जाता है। दूसरी स्थिति अगर मैं देखूं लरी के, तो अब मैं बात कर रहा हूं केवल लरी की, तो लरी के 6 भेद तो ये, यहां पर लरी नहीं है, यहां पर लरी के 6 भेद और मान लिए जाते हैं, तो 6 6 12। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां किस में नहीं है? दीर्घ में नहीं है लरी, लरी दीर्घ में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए दीर्घ का अभाव बताया गया। अब आप गौर करेंगे तो देखो दीर्घ का अभाव है, 6 ह्रस्व वाले और 6 प्लुत वाले, दीर्घ का अभाव है, तो कितने भेद हो गए? 12 भेद हो गए।
ठीक है। अगर हम आगे काउंट करें तो एच देखिएगा, एच ये रहे, ये एच रहे, ये एच रहे, ठीक है। 6 12 भेद, दीर्घ और प्लुत है पर कौन सा नहीं है, ह्रस्व नहीं है बच्चों। एच देखो ह्रस्व में कहीं नहीं दिख रहा, तो वहां पर आपके 12 भेद तो है ही है, पर ह्रस्व का क्या है, अभाव है। 6 दीर्घ वाले और 6 प्लुत वाले, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति आप देखेंगे तो यहां पर मैं लिख दूं 6 तो ह्रस्व के, 6 दीर्घ के, 6 प्लुत के, है ना। यहां पर आप देखेंगे 6 आपके सामने ह्रस्व के और 6 प्लुत के। यहां पर आप देखेंगे 6 किसके, दीर्घ के और 6 किसके, प्लुत के। तो यहां पर आप देखेंगे किसका अभाव है, वो आपके समकक्ष आ गया। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी स्थितियां काउंट की जाती हैं, तब जाकर आपके सामने ये स्थितियां बनती हैं। फिर हमने एक बात और देखी थी, अतः री लरी के 63 भेद होते हैं। 30 भेद माने गए हैं री और लरी के, अर्थात आपस में सवर्ण संज्ञक हो गई है। तो देखिएगा री लरी के 30 भेद कैसे हैं, ये बात भी हम चर्चा करते हैं। यहां पर ही लिख दूं एक बात, तो री लरी के कितने भेद, 30 भेद। अब ये भेद क्यों होते हैं 30, आओ देखते हैं। री और री के 30 भेद। अगर आप गौर करेंगे तो री के तो कितने भेद हैं, 18, और ली के कितने हैं, 12 भेद हैं। री के तो क्या है 18 और ली के कितने 12 भेद हैं। तो री कहेगा कि भैया तेरे वाले मुझे दे दे, मेरे वाले तू भी ले ले यूज में, दोनों अपन यूज में ले लेते हैं। अगर री 18 है तो 12 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 30, है ना। और यहां पर मैं कितने जोड़ दूंगा, ये 18 भेद ले गया तो इसके भी कितने हो गए 30। री के पास 18 तो थे, ली सवर्ण संज्ञा होने के कारण इसके 12 और जुड़ जाते हैं, है ना। और ये री की सवर्ण संज्ञा हो जाती है री के साथ, तो री के 18 भेद इसके साथ और जुड़ जाते हैं। खुद के तो 12 भेद थे ही, ये तो खुद के हैं, ये पहले से खुद के विद्यमान हैं, ये खुद के विद्यमान है। तो इसकी सवर्ण संज्ञा हो गई ली के साथ, तो ली के जो संपत्ति थी वो री के पास भी आ गई, तो ली की खुद की भी संपत्ति है और ली की संपत्ति भी हो गई, तो मिलकर बढ़ गई 18 + 12 ली के आ गए, तो कितने भेद हो गए 30। और ली के पास पहले 12 थे और 18 भेद किसके लिए आया, री के, तो इसके भी कौन से हो गए 30। तो इस प्रकार से री के 63 भेद बताए गए हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अपने संज्ञा की संपूर्ण स्थितियां खत्म होती हैं। संज्ञा से कोई प्रश्न पूछता है तो आप वहां पर डरेंगे नहीं। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद।